के संसद की प्रोसीडिंग्स पे आ रहा हूं। पहले विनोद जी मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, उसके बाद आगे जाएंगे। विनोद जी जरा ये बताइए, ये आज ये जो ध्वनि मत से ये चुनाव हुआ और जैसे मैंने कहा कि मत विभाजन पर विपक्ष ने जोर नहीं दिया, तो ये क्या हासिल क्या किया, क्या रणनीति क्या थी विपक्ष की कि चुनाव भी लड़ेंगे और फिर वोटिंग भी नहीं करवाएंगे? देखिए, विपक्ष की रणनीति के बारे में तो सुरेंद्र राजपूत को बेहतर बताना चाहिए था, मैं तो अपना विश्लेषण दे सकता हूं। जी, मुझे लगता है कि विपक्ष ने एक तरह से ये तय किया कि भाई अगर डिप्टी स्पीकर उनको नहीं मिलता है तो वो स्पीकर को अनचैलेंज नहीं बनने देंगे। जैसे एक परंपरा रही है, 3 बार चुनाव आपने बताया हुआ है, उसके बाद सर्वसम्मति से ही होता रहा है। तो इस बार वो जो है, चूंकि पिछली बार डिप्टी स्पीकर था ही नहीं कोई, और उसके पहले 2014 से 2019 तक जो डिप्टी स्पीकर थे वो रूलिंग कोलिशन के ही थे, थम्बी दुरई साहब थे, AIDM के उस समय रूलिंग कोलिशन का हिस्सा थी। तो इस बार विपक्ष ने ये तय किया, क्योंकि संख्या उसकी बढ़ गई। संख्या बढ़ने से विपक्ष ये बताना चाहता है कि भाई देखिए, इसमें अब गेम बदल गया है। इसमें बड़ा दिलचस्प है। सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में इस बात की होड़ है ये बताने की कि सरकार का ये मैसेज दे रही है कि कुछ नहीं बदला, कि कुछ नहीं बदला। जैसे 2014 में सरकार चली थी, नरेंद्र मोदी जी ने चलाई थी, वैसे ही 2024 में भी चलाएंगे, उसके आगे भी चलाएंगे। इसलिए ये मत सोचो कि हमारी NDA की गठबंधन की सरकार है तो आप उम्मीद करो कि हम आपके सामने झुक करके लचर होकर के सरकार चलाएंगे। इसीलिए पूरी सरकार कंटिन्यूटी में है, वही मंत्री, वही स्पीकर भी वही हो गए, सब कुछ वैसे ही है। कुछ 90%, मतलब 10% आप बदले लोगों का अलग बात है। विपक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है कि हम अब भी ताकतवर हैं, और विपक्ष कह रहा है अब हम ताकतवर हैं। आप समझे? तो दोनों अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने प्रोटेम स्पीकर से लेकर के और स्पीकर तक के चुनाव में अपनी चलाई, और विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर पे प्रोटेस्ट किया। पहला प्रोटेस्ट किया उन्होंने वर्बली, उसके बाद अपने लोगों को पैनल से विड्रॉ कराया और स्पीकर में कैंडिडेट खड़ा किया। और ध्वनि मत से इसलिए हुआ कि मालूम था नंबर उनके पास ज्यादा हैं और ठीक ठाक ज्यादा हैं। कोई 2, 4, 5 का अंतर होता तो आप वो डिवीजन करा लेते, लेकिन सीधे सीधे मतलब 234 बनाम 293 तो ऑफिशियल है। और इसके अलावा मान लीजिए अगर जैसे 4 जगन रेड्डी के जो है वो भी शायद सब समर्थन में आ गए थे। इधर 7 लोगों की शपथ नहीं हुई थी इंडिया गठबंधन के लोगों में, तो नंबर भी बिना मतलब में जो है खुलता और उसका कोई हासिल नहीं होता। मतलब अंतर और ज्यादा दिखता, अंतर भी ज्यादा दिखता, क्योंकि NDA वाले ये कह रहे हैं लगातार, बीजेपी वाले, कि हमारा आंकड़ा 300 पार जाएगा। अंतर भी ज्यादा दिखता। और अब वो जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, इनके बयान संजय राउत जी का आ रहा था और विपक्ष जयराम रमेश का भी ट्वीट आया है कि हम वोट डिवीजन मांग सकते थे, लेकिन हमने वो स्पिरिट जो है बनाए रखी कि भाई हम संसद को अखाड़ा नहीं बनाना चाहते स्पीकर पद को, इसलिए हमने तुरंत वोट डिवीजन नहीं मांगा और हमने उसको मान लिया। तो इस तरह से वो एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हम हैं, लेकिन चूंकि नंबर आपका ज्यादा है इसलिए आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये रणनीति रही होगी, मुझे लगता है। ऐसे ही लगता है, बिल्कुल सही है। अब सुरेंद्र राजपूत और संजू वर्मा को दूंगा टाइम। नहीं, मैं इमरजेंसी पे ही बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ अलग बोलना चाहता हूँ। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन जेल में था और किसने माफी मांगी या नहीं मांगी, ये सब इतिहास। मैं वो फैक्ट बताने जा रहा हूँ, वो बताना चाहता हूँ जो मतलब पब्लिक डोमेन में सबके सामने है। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, वो भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में कलंक है, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। इसके लिए माफ़ी भी मांगी गई, कांग्रेस की तरफ से भी माफ़ी मांगी गई, इंदिरा गांधी ने खुद जयप्रकाश नारायण से माफ़ी मांगी। जब JP उनसे मिलने गए, रामलीला मैदान की रैली छोड़ करके इंदिरा गांधी JP के कंधे पर सर रख के रोई और JP ने उनको सांत्वना दी, जो सबसे बड़े सफर थे इमरजेंसी के। तो ये सब इतिहास में बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, नंबर 1। नंबर 2, उसी 1970 में पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन दक्षिण भारत ने थंपिंग मेजॉरिटी दी कांग्रेस को। इमरजेंसी पूरे देश में लगी थी, तो क्या दक्षिण भारत के लोग तानाशाही के समर्थक थे? तो यह भी प्रश्न है जिस पे कभी विचार किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि चुनाव को अगर पैमाना माना जाए तो उसी जनता ने जो इमरजेंसी की सफर थी, 2.5 साल बाद इंदिरा गांधी को 350 से ज्यादा सीटें जिता करके वापस देशी सत्ता में बिठा दिया। तो इमरजेंसी में बहस तो तभी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इमरजेंसी पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। लेकिन फिर चर्चा हो तो बेलाग हो, बिना पूर्वाग्रह के हो, और पूरे एक होनेस्टिक परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ये मेरा कहने का और मतलब इसी का जो दूसरा आर्गुमेंट है वो ये भी है ना कि नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहने वाले लोगों को भी ये आंकड़े 240 वाले देख लेने चाहिए। इसका मतलब जो लोग 240 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, क्या वो तानाशाही के समर्थक हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट यही आर्गुमेंट फिर आज भी लागू होता है।